एक बहुत बड़ा मिथ है कि कनाडा टूरिस्ट वीज़ा में कुछ सेट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन में वो प्रेजेंट हो तो ओवरऑल आपकी एप्लीकेशन के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इन बातों में क्या सच्चाई है? अगर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, ये गलती कर दी है तो आपका नुकसान हो सकता है। अगर टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है तो इन चीज़ों का ध्यान रख लोगे, आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो इसीलिए 2 से 3 मिनट की वीडियो है, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए तो हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। सबसे पहला जो मेन आपकी एप्लीकेशन है, देखिए कनाडा 2-3 रीजन लगाता है जब भी आपकी वीजा एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है। जिनकी हुई है उनको पता है 179 बी के आपने वापस नहीं आना है। अब उसमें भी कुछ सब रीजंस होते हैं। सबसे पहले बात करूंगा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, जिसमें वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला है 3 से 4 डॉक्यूमेंट है जो लोग कहते हैं कि ये लगाओगे तो वीजा आ जाएगा। सबसे पहला जी फाइनेंशियल का सेक्शन है। किसी भी कंट्री में घूमने जाना है, ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो डेफिनेटली पैसा आपने हाई कमीशन में प्रेजेंट कैसे किया है, कैसे अब वीज़ा ऑफिसर को दिखाया कि मेरे पास इतना पैसा है या इतने एसेट्स हैं जिसके कारण मैं तो सिर्फ घूमने जा रहा हूँ, आपकी कंट्री में मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है। अब यहाँ पर 3 तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो फाइनेंशियल में अगर आपने लगाए हैं तो रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर आपने नहीं लगाए हैं तो रिजल्ट नेगेटिव भाई आ सकता है। सबसे पहली ये चीज़ है कि फाइनेंशियल में आप लगा क्या रहे हो। अब अगर तो आप जॉब करते हो या आपकी एक जॉब करते हो या आप एग्रीकल्चर फैमिली से हो, आप एक अकाउंट यूज कर रहे हो। बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, बैलेंस सर्टिफिकेट यूज करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बैलेंस सर्टिफिकेट के ऊपर वीजा नहीं आता है, बट वो एक डिक्लेरेशन होती है बैंक के द्वारा कि इसके पास इतना बैलेंस है। बट ये नहीं होता कहाँ से आया, कब पड़ा, कब चीजें हुई, ये क्लियर नहीं होता है। तो थोड़ा सा ये नेगेटिव साइन होता है। अब दूसरा आ जाता है जी बैलेंस होता है, साथ में स्टेटमेंट लग जाती है। अगर आप स्टेटमेंट लगाते हो, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि स्टेटमेंट में बहुत मिस्टेक्स होती है, क्योंकि कोई भी बंदा है वो मेन प्रायोरिटी वीज़ा को रखकर स्टेटमेंट नहीं बनाता है। तो स्टेटमेंट में क्या होता है कि पिछले 15-20 दिनों में बैलेंस बूस्ट किया होता है, तब भी वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में ये चीज़ खटकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पुराने मंथ्स में हमारे अकाउंट में 5-5, 6-6 हज़ार रुपया होता है और एकदम से हम बैलेंस बूस्ट कर देते हैं। चलो ये तो हो गया आपका जो मेन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आ जाता है जी आपका इनकम का सोर्स। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनकी आईटीआर लगाई होती है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, बट कंपोटेशन नाल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट पेज से आपकी इनकम क्लियर हो जाती है। अब वहां पर मिस्टेक कैसे होती है, फंडिंग तो जी हम बूस्ट कर देते हैं 7 से 8 लाख की। उसके बाद क्या होता है, जब 7 से 8 लाख की फंडिंग बूस्ट कर देते हैं, आईटीआर होती है जी जॉब करने वाले बंदों की जिनकी सैलरी 25 से 30 हजार है, 2.5 से 3 लाख की। तो 3 साल का आपने जो कमाया है उसमें खर्चा कुछ नहीं है, तो वहां पर फंडिंग जेन्युइन नहीं प्रूव होती। दूसरा उसके बाद वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट, यहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग। जो सी रिपोर्ट यूज करते हैं, जो एप्लीकेंट है उनका सिर्फ बैंक बैलेंस उसमें होता है और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो बैंक बैलेंस तो आपने ऑलरेडी लगा दिया है। आपकी वर्थ रिपोर्ट लगाने का फायदा आपको तब है जब आपके नेम के ऊपर प्रॉपर्टी है, व्हीकल आपके नेम के ऊपर है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है वो आपके नेम के ऊपर है, कोई प्रॉपर्टी है वो आपके नेम के ऊपर है। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से उन्होंने कुछ नहीं लेना, आपने सिर्फ 7-8 दिन के लिए घूमने जाना है। ये हो गया फाइनेंशियल का सेक्शन। अब आप समझ गए होंगे कि क्या आपने लगाया, क्या नहीं लगाया और क्या लगाना चाहिए। दूसरा आ गया जॉब। अब जॉब में 3 डॉक्यूमेंट मेन होते हैं। पहला आपकी पे स्टब्स, जो आपने सैलरी दिखाई है वो मैच कर रही है पे स्टब वाली आपके बैंक अकाउंट से। कई बार पे स्टब बना लेते हैं और लगा देते हैं ओनली बैलेंस सर्टिफिकेट, तो वो कैसे दिखाएंगे कि कहाँ पे सैलरी आई है, ये चीज का ध्यान रखना। दूसरा एम्प्लॉयमेंट लेटर आपका कैसा है। एक तो खाली 4 लाइनों का लगा देते हैं कि जी हमारे पास ये बंदा काम कर रहा है, इतने टाइम से कर रहा है और ये कनाडा घूमने जाना चाहता है, दैट्स इट। प्रॉपर आपका अपॉइंटमेंट लेटर लगाएं, साथ में एनओसी लगाएं। आपका जो उन्होंने, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका विजिटिंग कार्ड भी बना होगा, आप मैनेजर हैं, आप सुपरवाइजर हैं, वट एवर, आप अकाउंटेंट हैं, आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं, वो चीज़ लगाएं। उसके बाद प्रॉपर एनओसी लगाएं, अपना आईडी कार्ड लगाएं, तभी जाके प्रॉपर जॉब प्रूव होगी ना। अब आ जाता है जी बिजनेस वाले, जिनका बिजनेस है
करंट अकाउंट बिजनेस में मैंडेटरी है, चलो स्मॉल स्केल के ऊपर है तो बिजनेस की एंट्री दिखनी चाहिए। करंट अकाउंट लगाना है, लेटर पैड लगानी है, उसके एडिशनल प्रूफ लगाने, तब जाके बिजनेस कंप्लीट होगा। ये तो नहीं है कि सेविंग अकाउंट लगा दिया, बिजनेस दिखा दिया और साथ में उद्योगदार लगा दिया। तो जब डॉक्यूमेंट ही अनकंप्लीट जाएंगे तो वीजा ऑफिसर कैसे सेटिस्फाई होगा? ये तीन चीजें हैं। और उसके बाद वापस आने का रीजन, इनकम के हिसाब से ये चीज दिखाया करो कि मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंट है या नहीं है। फैमिली टाइज कब लगता है? जब आप सिंगल होते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको लगता है कि जब हम जीसीएमएस नोट्स देखते हैं कि ये बंदा सिंगल है, इसने वापस नहीं आना है, या आपका कोई ब्रदर सिस्टर कनाडा में होता है, उनको लगता है कि पूरी फैमिली जा रही है। तो कोशिश करो कि उस चीज़ को, अपने जो बिजनेस गोल्स हैं, आपकी इंडिया में इंटेंशन है, इंडिया का फ्यूचर है आपका, उसके साथ आप रिलेट करोगे ना तो वीज़ा के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। बाकी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो तो नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बट इन पॉइंट्स के ऊपर डेफिनेटली वर्क करो, सक्सेसफुली वीज़ा आपको मिल जाएगा। थैंक यू।